बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, मामलात बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं। ये बार बार इसलिए कहना पड़ता है कि मैं याद दहानी करवाता रहूं कि हालात बिल्कुल कंट्रोल में नहीं, और जो सोचा गया था वो नहीं हो रहा और ना ही वो होगा। इसलिए हमें वापस जाना पड़ेगा आइन की तरफ, रूल ऑफ लॉ की तरफ, और आज़ाद अदलिया की तरफ, और आज़ाद मीडिया की तरफ। इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं तो फिर उसको अमली जामा भी पहनाना होगा। इसके अलावा हमारे पास ना ही कोई ऑप्शन है, ना ही कोई रास्ता है। अगर असर हाजिर में किसी भी मुल्क ने तरक्की करनी है और किसी भी मुआशरे ने आगे बढ़ना है, एक इस्लामी फलाही रियासत बनाना है अगर पाकिस्तान को, तो फिर इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम कानून की नज़र में सब बराबर हो जाएं। और ये जो बेबुनियाद झूठे मुकदमात, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, ये सारे का सारा सिलसिला खत्म होना चाहिए। कभी हम अदलिया की आज़ादी के पीछे छुपते हैं, कभी हम कौमी सलामती के पीछे छुपते हैं, कभी हम मीडिया की आज़ादी के पीछे छुपते हैं और हर गलत बात करते हैं, हर गलत काम करने की कोशिश करते हैं। और इस वक्त भी जो आइन के पासबान जिन्हें होना चाहिए वो आइन को पामाल कर रहे हैं, और जिन्हें कौमी सलामती का ज़ामन होना चाहिए वो ज़ाती लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये ज़ाती लड़ाई जो है ये नुकसान पहुंचा रही है मुल्क को, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को। इसलिए अगर हमने एक होना है, मुत्तहिद होना है, तो फिर वाक़तन जो है मुत्तहिद होना पड़ेगा। वो इस तरह नहीं हो सकता कि दिन रात जो है वो पुलिस को एक पुलिस गर्दी का एक लाइसेंस दे दिया जाए और 24 घंटे वो जब चाहें जिस घर में चाहें घुस जाएं, और ख़ास तौर पे सियासी मुखालफिन की ज़िंदगी जो है वो अजीरन कर दें। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ यही हो रहा है। जो ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था, उससे बदतर सलूक हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी लीडरशिप के, और उसके कारकुनान, उसके वोटर, उसके सपोर्टर, उन सब के साथ। और मीडिया के साथ भी इस वक्त वो बदतरीन सलूक हो रहा है, जिसका हमें, अगर जनरल अयूब खान, जनरल ज़िया, जनरल मुशर्रफ साहब, अगर तीनों के हम माशाल्लाह का मिला के भी कर लें, तो इस वक्त उन तीन अदवार में भी वो कुछ नहीं था जो इस वक्त हो रहा है। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि जो है, जो एक काम शुरू किया गया था वो रिजीम चेंज का, वो नाकाम हो चुका है, वो फ्लॉप हो चुका है। चाहिए तो ये था कि जब रिजीम चेंज वाले चले गए थे तो नई पॉलिसी आती और पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाया जाता, लेकिन बदकिस्मती से जो बाक़ियात हैं वो ये काम करने नहीं दे रही, और वो बाक़ियात ने पूरे के पूरे इदारे की इज्जत और वक़ार को दाव पर लगाया हुआ है। जब तक वो बाक़ियात अपनी जगह पे कायम है तो ये शरारतें होती रहेंगी, और इसीलिए हम ये बार बार कहते हैं कि ऐसा ना किया जाए। सूरत हाल इस वक्त ये है कि साइफर केस जो है, इमरान खान साहब के खिलाफ को 200 मुकदमात हैं, और 200 मुकदमात, 180 मुकदमात हैं, और उनमें कुछ भी, कोई एक मुकदमा भी ऐसा नहीं जिसको आप साफ शफाफ कह सकें, मेरिट पे कह सकें। वो जो मुकदमा भी शुरू करते हैं, जो भी केस शुरू करते हैं, वो ठुस हो जाता है। इससे पहले भी बेशुमार हो चुके, और अब जो है वो साइफर केस के गुब्बारे से हवा निकलने लगी है। मैं आपको सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू सुनवाता हूँ, पहले वो गुफ्तगू सुन लें, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, इसलिए सुनवा रहा हूँ कि आपको ये कौमी ज़राए अबलाग पे ये खबर नहीं मिलेगी, क्योंकि तमाम टीवी चैनल्स को बैन किया हुआ है कि आपने इमरान खान के हक में कोई बात नहीं करनी, और कोई ऐसी बात इमरान खान के लिए नहीं करनी जिससे वो ग्लोरीफाई हों, जिससे उनकी साख बेहतर हो, जिस पे उनके खिलाफ लगे हुए इल्ज़ामात जो हैं वो गलत साबित हों, ऐसी कोई बात आपने नहीं करनी। और दूसरी जानब हुक्म है मुस्लिम लीग नवाज के लिए, कि मुस्लिम लीग नवाज को आपने प्रमोट करना है और इस्तेकाम पाकिस्तान को प्रमोट करना है, और PMLN को आपने आगे लेके जाना है। बहरहाल सलमान खान राजा साहब की गुफ्तगू सुनवाता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अदालत ने दोनों मेंबरान ने, जस्टिस हसन औरंगजेब और जस्टिस अमन साहिबा ने, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये ट्रायल हो रही है, उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया बेजार, यानी कि एक अजीबो गरीब तरीका है एक शख्स को ये कहना कि तुम्हारी चूंकि जान को खतरा है इसलिए हम तुम्हें तुम्हारे बुनियादी हुकूक से महरूम कर देंगे। जो तुम्हारा बुनियादी हक है कि ट्रायल खुली अदालत में हो, वो इसलिए तुम्हें नहीं देंगे कि हम समझते हैं तुम्हारी जान को खतरा है। ये बिल्कुल एक नाकाबिल कबूल बात है। ये सरकार का, हुकूमत का, ये रियासत का फर्ज है कि तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए, एक खुली अदालत में ट्रायल चले, वहां पे जो एक्यूज्ड है
जिसको आपने मुलजिम ठहराया है उसको आके मौजूद होने का मौका होना चाहिए। जो कोई सिक्योरिटी चाहिए ये देना फराहम करना रियासत का फर्ज है। और अदालत ने ये तमाम बात जो है अटॉर्नी जनरल साहब को कहा कि आप नोट कर लीजिए, और जिस अजीब व गरीब तरीके से ये ट्रायल चल रही है वो तरीका आगे नहीं चलना चाहिए। चूंकि अटॉर्नी जनरल खुद आज पेश हुए, इसलिए अदालत ने कहा कि सिर्फ आपकी तकरीम की वजह से हुक्म इम्तनाई जारी नहीं कर रहे, लेकिन हम तवक्को करते हैं कि आप हर एक को बाबर कराएंगे कि हमारा इस हवाले से ज़हन क्या है और हम क्या चाहते हैं कि यहाँ क्या हो। लिहाजा हमें अब पूरा यकीन है कि आइंदा हेयरिंग के बाद एक ओपन ट्रायल जो है जहां आप सब मौजूद हो सकेंगे उसका इनेकाद होगा, ताकि अवाम को, पाकिस्तान की बाशऊर अवाम को पता चले कि मुकदमा है क्या। देखिए, हमारी इस्तदा अदालत के सामने ये है कि एक कदावर सियासी शख्सियत को एक बार फिर मशकूक तरीके से सजा नहीं दी जा सकती। जो भी मुकदमा है साइफर के हवाले से हो या किसी और हवाले से हो, वो एक शफाफ तरीके से पाकिस्तान के अवाम के सामने चलना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम को बताइए कि क्या गुनाह है, क्या चार्ज है उस शख्स के खिलाफ, और उसके खिलाफ जो गवाही, जो शहादत आपके पास है वो आप बंद कमरे में पेश मत करें, जहां एक जेल के अंदर 4 लोग बैठे हों, जहां खानदान को आने की इजाजत नहीं, जहां मीडिया को आने की इजाजत नहीं, जहां अवाम को आने की इजाजत नहीं। ये एक बुनियादी तकाजा है 21वीं सदी में, जो दुनिया जहां में कानून और जो एक फिका इस हवाले से तका के जरिए सामने आई है कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। ये नहीं हो सकता आप कहें कि एक बंद कमरे में, कमरा नंबर 304 में हमने इंसाफ कर दिया और एक शख्स को हमने सजा दे दी। तो हम एक ओपन ट्रायल का मुतालबा कर रहे हैं कि हर जो शख्स खान के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ गवाही देना चाहता है वो आए खुली अदालत में, उस पर जरा हो, खुली अदालत में जरा हो, लोग देखें कि क्या मुकदमा है, क्या दिफा है और क्या इल्जाम है। तो आपने कहा कि हुक्म इम्तनाई जारी नहीं की गई, तो अब व्हाट नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स में क्या होगा? देखिए, नेक्स्ट प्रोसीडिंग तो भी अगले मंगल तक बीच में 1-2 दिन होंगे, जहां कोशिश इस्तगासे की हो सकती है कि वो एविडेंस जो है, गवाही शहादत जो है उसको रिकॉर्ड करे। हमारा मौक़िफ़ यही होगा कि इस हुक्म के बाद आज जो कार्रवाई हुई यहाँ अदालत आलिया में, इसके बाद ये जरूरी है कि हम मंगल तक इंतजार करें और जो भी हतमी फैसला आता है उस फैसले की रोशनी में आइंदा ये ट्रायल चले। कितने पुरुमीद अब तक की समाअत? मैं बहुत पुरुमीद हूँ, बहुत अच्छी समाअत हुई है। मैं समझता हूँ अदालत जिन नुकात की तरफ हमने निशानदेही की, जिन उसूलों का, बुनियादी उसूलों का हमने अदा किया, अदालत की तायीद मुझे बज़ाहिर नजर आई। एज ए कानूनदान पर्सनली साइफर केस में इमरान खान साहब का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखिए, इस मुल्क में हर तरह के फैसले होते हैं, होते चले आए हैं, बल्कि आज अदालत ने भी ये कहा कि हम एक तरह से साइक्लिकल एक मोड में हैं, यानी कि हम एक गिरदाब में हैं, हम चक्कर लगाते रहते हैं इस मुल्क में और फिर वहीं आके खड़े हो जाते हैं जहाँ 50 साल पहले थे या 70 साल पहले थे। तो देखिए, हो तो कुछ भी सकता है। भुट्टो साहब को सजा हुई और आज हम उस सजा को क्या समझते हैं वो आपके सामने है, लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इस वक्त माहौल बदल चुका है, मीडिया है, हम लोग हैं, हिम्मत और कानून की ताकत के साथ मैं समझता हूँ कि इंसाफ होना चाहिए, वो ट्रायल में हो या वो अपील में हो या वो सुप्रीम कोर्ट में हो, फिर आखिर मुझे इंसाफ होता नजर आता है। राजा साहब पीटीआई की लीगल टीम से पहले भी ये बयानिया उनका था कि खान साहब बहुत जल्द रिहा होने जा रहे हैं, और आज भी आप लोग का वही बयानिया है। तो हम ये समझे कि खान साहब बड़े लंबे अरसे तक जेल के अंदर रहने वाले हैं। देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। जैसा कि मैंने कहा, इस मुल्क में हर चीज मुमकिन है। इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, एक के बाद दूसरा केस बनाया जाता है, एक केस में अगर बरियत होती है या बेल मिलती है 10 केस और बना दिए जाते हैं, जहाँ रियासत एक तरह से ये ठान ले कि एक शख्स को हमने जेल से बाहर नहीं आने देना। और में हमने देखा जो ख्वातीन 6 माह से अब पाबंदे सलासिल हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। तो ये तो एक रीत चल पड़ी है इस मुल्क में, और ये पुरानी रीत है कि तमाम रियासती ताकत को इस्तेमाल किया जाता है शख्सी आज़ादी को सल्ब करने के लिए, जो सियासी अमल है उसमें मुदाखलत करने के लिए। तो ये आज भी मुमकिन है, लेकिन इसके खिलाफ एक ही चारा है कि हम जद्दोजहद में मशगूल रहें, हम कानून की बात करें, हम आइन की बात करें। आसिफ फैज ईसा साहब हमेशा कहते हैं कि मैंने अल्लाह को जवाब देने, और हर ट्रायल्स के अंदर यही कहते हैं जब भी अदालत में कोई केस लगता है। तो आप नहीं समझते कि उनको फिर अल्लाह को किस तरह जवाब देंगे? नहीं, मैं बहुत पुरुमीद हूँ, मैं समझता हूँ, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि जो वो कहते हैं उस पर अमल होगा इंशाअल्लाह, और हमें पुरुमीद रहना चाहिए, कानून आइन का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से पुरुमीद है आप? मैं पुरुमीद हूँ। ये थे सलमान अकरम राजा साहब। उन्होंने सारे बातें जो हैं अपने अंदाज में बड़े अच्छे तरीके से खोल कर बयान कर दी कि केस क्या है, केस के पल्ले कुछ नहीं है, लेकिन चूंकि एक फैसला किया जा चुका है कि जनाब इनको हमने सजा देनी ही देनी है,
اگر وہ زبردستی کرنے کی کوشش بھی کی گئی تو اس کو عدالتیں تسلیم نہیں کریں گی اور تاریخ تسلیم نہیں کرے گی. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی انہوں نے مثال دی, اور یہ بات درست ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو پھانسی دی تھی وہ آج تک عدلیہ کے اور پورے کے پورے سسٹم کے اور ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے گلے کا پھندا بنا ہوا ہے, اور آج بھی وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہے ان کی اپیل ریویو کہ اس کو ذرا دیکھیں. صدارتی ایک ریفرنس آیا تھا, اس کو کوئی ٹچ بھی نہیں کر رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے وہ ججز جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو سزائے موت سنائی تھی وہ بعد میں اپنے ضمیر کے سامنے جو ہے وہ بے بس نظر آئے, اور پھر انہوں نے جب ضمیر نے ان کو جھنجھوڑا تو وہ مرنے سے پہلے بتا کے گئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا, ہم نے ایک غلط لیڈر کو غلط طریقے سے سزائے موت دی اور پھانسی کے پھندے تک پہنچایا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب دنیا بدل چکی ہے, کافی ترقی ہو چکی ہے, اور خبر جو ہے وہ ایک لمحے میں پھیل جاتی ہے اور پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. تو اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سائفر کا جو, کیونکہ ایک ہوتا ہے فوجی, ایک ہوتا ہے جیل ٹرائل. جیل ٹرائل میں بھی آپ اس کو سیکرٹ نہیں رکھ سکتے, آپ اس میں بھی میڈیا کو جانے کی اجازت ہوتی ہے, کیونکہ یہ سیکرٹ ٹرائل نہیں ہو رہا, یہ جیل ٹرائل ہو رہا ہے. تو جیل ٹرائل میں بھی اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. ایون شاہ محمود قریشی صاحب کی فیملی جانا چاہتی تھی, ان کو نہیں جانے دیا گیا, اور ان کے اہل خانہ آئے ہوئے تھے کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سائفر میں ان کے والد صاحب کو سزا دینے کا منصوبہ ہے, لیکن نہیں, میڈیا کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. اندر کیا ہو رہا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں, کوئی وٹنس نہیں ہے سوائے وکلا کے, اور جو گواہان جو لائے گئے اور ان گواہان نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے, کیونکہ ان کے پاس بھی کہنے کو کچھ نہیں تھا. اور جب بھی ان سے پوچھا جاتا تھا کہ جناب آپ بتائیں کہ آپ کے جواب کے جرا جب کی جاتی تھی تو وہ ہر بات کا جواب دیتے تھے سیکرٹ ہے. میں آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ وہ کیا فرما رہے تھے. سلمان صفدر صاحب نے باہر آ کے کیا بتایا. ایکٹ کے اندر پروسیڈنگز ہو رہی ہیں, مگر کہیں بھی یہ سیکرٹ ٹرائل نہیں ہے. آج گواہوں سے جو بھی سوال پوچھا جاتا تھا, میں آپ کو صرف ان کا ایک جواب بتا دیتا ہوں. وہ ہر سوال کے جواب میں کہتے تھے یہ سیکرٹ ہے, یہ ہم نہیں بتا سکتے, یہ سیکرٹ ہے, یہ ہم نہیں بتا سکتے. تو جو ہم نے آج دن تک نہ کوئی ایسا قانون پڑھا, نہ کوئی ایسا کیس پڑھا, نہ کوئی ایسی سزا پڑھی جس میں سرکار کے گواہ کہیں کہ یہ تو سیکرٹ ہے, یہ ہم نہیں بتائیں گے. تو پورے کا پورا کیس کی آج کی جسٹ یہی ہے کہ کیس از اے سیکرٹ. الزام کیا ہے, ڈاکیومنٹس کیا ہیں, وہ ہم بتانے سے, اور وہ بہت زیادہ پریشر کے اندر وہ آج عدالت میں انہوں نے یہ بیان دیا ہے. اگر کوئی غلطی ہوتی فارن منسٹر کے بہاف پر یا پرائم منسٹر کے بہاف پر تو منسٹری آف فارن افیئرز خود اس ایف آئی آر کی مدعی ہوتی, جو کہ وہ آج دن تک مدعی نہیں بنی. اب آج کے بعد دوبارہ جج صاحب نے ایک انڈیکیشن دے دی ہے کہ جیسے توشہ خانہ کیس بڑی جلدی سے چلا, ویسے اسی ہفتے دوبارہ جمعے والے دن 3 گواہوں کو دوبارہ جو ہے وہ پابند کر دیا گیا ہے. تو سرکار ارادہ یہ رکھتی ہے کہ 6 گواہوں کو وہ اسی ہفتے کسی نہ کسی طریقے سے وہ نپٹا دیں, اور کوئی کام نہ ہو, اور پاکستان میں کوئی ٹرائل نہ ہو, اور ہم کوئی کام نہ کریں, صرف سائفر کے کیس میں ہم عدالت کی معاونت کریں. یہ بات بہت اہم ہے کہ اس تو یہ ہے جناب سائفر کی حقیقت. باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں مزید اہم خبریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.